हेलो गाइस, हेयर आई एम बैक विथ वन मोर वीडियो। बायोकेमिस्ट्री का रिलेटेड टॉपिक है एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज़ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। सी प्रॉब्लम क्या होता है कि हम याद नहीं रख पाते हैं कि कब क्या बन रहा है, कौन सा एंजाइम कहाँ यूज़ हो रहा है ना। एंड ऑल्सो हम ये भी याद नहीं रख पाते हैं कि कौन सा रिएक्शन कौन से कोएंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन है, वगैरह वगैरह हम चीज़ें याद नहीं रख सकते, राइट। सो हियर मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको अच्छे से याद भी हो एंड इन फैक्ट आपको लॉजिक भी पता चले कि वो क्यों वो हम एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, क्यों हम वो पर्टिकुलर कोएंजाइम यूज़ करने वाले हैं एंड क्यों हम पर्टिकुलरली वही रिएक्शन करने जा रहे हैं जो हमको बुक में दिया रहता है। हम रट लेते हैं बट हमको उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता रहता है, राइट। सो हियर वी गो, हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। लेट मी टेल यू व्हाट आर एक्चुअली फैटी एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर फैटी एसिड्स? सी वी ऑल नो दैट हियर हम फूड जो खाते हैं, जो फैट्स हम खाते हैं, वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल के फॉर्म में होता है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल मतलब क्या होता है? आपके पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, प्लस आपके पास क्या है, ठीक, आपके पास ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है प्लस असाइल ग्रुप है, असाइल असाइल ग्रुप से, ठीक है। सो ये मिलके आपको क्या बना रहा है? आपको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल बना रहा है, ठीक है। ऐसे ही होता है। अब इसी ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल देखो, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बताता हूँ, लेकिन उसके पहले असाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है। असाइल का स्ट्रक्चर आप सबको पता होना चाहिए। ये होता है RCO, ये होता है असाइल ग्रुप, बराबर। RCO होता है। असाइल का मतलब क्या होता है? असाइल का मतलब होता है RCO, राइट। अच्छा, एसेटाइल और असाइल में फ़र्क किसी को पता है? सी एसेटाइल क्या होता है? एसेटाइल फॉर एग्जांपल मैं एसेटाइल कोए ले लेता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा एसेटाइल कोए, क्रेब्स साइकिल में भी होता है, ठीक है, एंड बहुत जगह आप देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड भी है, राइट। एसेटाइल कोए क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट इट इज़ CH3COSCOA। सी हम कोएंजाइम ए को हम SCOA लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ना एक एक थायो एस्टर बॉन्ड है। खैर वो दूसरी बात है, बट थायो एस्टर बॉन्ड है, इसको हमेशा थायो मतलब हम S से डिनोट करते हैं, राइट। S मतलब थायो। सो हम थायो एस्टर बॉन्ड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये ऐसा है, ठीक है। खैर मुझे उससे मतलब नहीं है, बट मुझे क्या बताना है दैट एसेटाइल कोए और असाइल कोए पे डिफरेंस क्या है, ठीक है। सी ये क्या है मेरा? ये एसेटाइल कोए है। असाइल कोए कैसे होता है? सी असाइल कोए ऐसा होता है, शुड ओ राइट 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 ओके, COSCOA। फ़र्क क्या है मुझे बताइए, फ़र्क क्या है? फ़र्क एसेटाइल कोए में CH3 है, असाइल कोए में R है। फ़र्क यही है बस, फ़र्क। स्ट्रक्चर कंपाउंड सेम है। जब आप एक कार्बन कंपाउंड की बोलते हैं, आप जब 1 कार्बन की बात करते हो तो वो हो जाता है आपका एसेटाइल। जब आप मोर देन 1 कार्बन की बात करते हो तो वो हो जाता है आपका एसेटाइल, बराबर। इनवेज तो ये मैंने छोटा सा टॉपिक था दैट एसेटाइल कोए और असाइल कोए के बीच का डिफरेंस, ताकि आप क्लैरिटी हो चीज़ों के बारे में, राइट। एंड असाइल कोए क्या है मेरा? यहाँ पर है, एसाइल ग्रुप ये है, ठीक है, एसाइल RCO, राइट। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल हम जानते ही हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट समवॉट लाइक एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है, यहाँ एक OH है, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। सो फैटी एसिड्स मेनली क्या होते हैं? सी फैटी एसिड्स मेनली क्या होते हैं? अब ट्राइएसाइल मैंने क्या बोला था? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं फैटी एसिड्स। सो यहाँ पर आपका 1 2 3 कार्बन है एंड 3 OH है, 3 OH है, 3 OH है, ठीक है। इस OH की जगह ना मैं काम करता हूँ, आपको ऐसे लिख के शो करता हूँ। ये OH हटाया मैंने, इसको हटाया, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने क्या डाला? इसकी जगह मैंने डाला, इसकी जगह मैंने क्या डाला? COCH3 डाला, नॉट CH3, क्योंकि मैं असाइल की बात कर रहा हूँ तो मुझे R लगाना चाहिए, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि वो एक ही कार्बन हो, ठीक है। अगेन COR, अगेन COR, बराबर, ठीक है, राइट, COR, ओके। सो ये मेरा क्या है? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको मैं इसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं इसको थोड़ा जूम कर रहा हूँ एंड मैं अगर बॉन्ड ये वाला तोड़ पाया, सो मैं क्या करूँगा?
मैं यहाँ पर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाऊंगा, ये पूरा मिलके एक मेरा एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल बनाएगा, और 3 असाइल ग्रुप आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर +3 फैटी एसिड्स बनेंगे, ठीक है। एनीवेज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज़ एक्चुअली फैटी एसिड, ठीक है। एंड फैटी एसिड के अलावा अभी थोड़ी सी बात और करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ओके, साइड में थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, राइट। फैटी एसिड्स होने के बाद अभी मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन का पहली बात, क्यों बीटा ऑक्सीडेशन करना है? ओके, मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम मान लेते हैं दैट ये मेरा GIT ट्रैक है, ये स्टमक है, एंड ये वगैरह वगैरह, ठीक है, राइट। होता क्या है दैट जनरली क्या होता है, यहाँ से हम चीज़ें खाते हैं, ओके, मुझे दूसरे पेन से बना लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम चीज़ें खाते हैं एंड यहाँ से हम चीज़ें खाते हैं, वो हमारे सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं वो, अल्टीमेटली वो हमारे सर्कुलेशन में जाते हैं। ओके, मैं सर्कुलेशन थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं, सर्कुलेशन में जा रहे हैं, बराबर। सर्कुलेशन में जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ से वो पर्टिकुलरली वो टिश्यू ले लेता है एंड उसको एनर्जी के लिए यूज़ करता है, एंड वो जो मेन कंपाउंड हम यूज़ करते हैं वो है हमारा ग्लूकोज। हम जो भी खाते हैं उनमें सब मेजॉरिटी चीज़ों में हमारे पास कार्बोहाइड्रेट ही होता है, एंड वो चीज़ें अल्टीमेटली अंदर जाने के बाद डाइजेस्ट होगा पहले, तो फिर एब्जॉर्ब होगा, फिर मेटाबॉलिज्म होने के लिए ग्लूकोज जो है इट इज़ अ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इसको मेटाबॉलिज्म होना ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म हम जानते हैं, इसमें ग्लाइकोलाइसिस होता है, फिर क्रेब्स साइकिल होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, जहाँ पर अल्टीमेटली एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में, ठीक है। ये सब चीज़ होता है। सो अगर मान लो ऐसा कुछ कंडीशन हुआ दैट वी आर एट फास्टिंग, मान लो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत टाइम से कुछ नहीं खाना खाया, मैंने बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया, सो क्या होता है, माई ग्लूकोज लेवल विल गो डाउन, माई ग्लूकोज लेवल विल गो डाउन, इतना नीचे चले जाएगा दैट टिश्यू को तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए ना यार। ऐसा तो नहीं है कि आप टिश्यू को एनर्जी नहीं दे रहे हो, टिश्यू को आपको एनर्जी देना ही पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। आप नहीं देते होगा टिश्यू को एनर्जी तो आपका ही लॉस है ये, राइट। सो टिश्यू को आपको कॉन्स्टेंटली आपको एनर्जी देना पड़ेगा, तो टिश्यू को एनर्जी देने के लिए अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है देन आपके पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेस होने चाहिए। आप हम जानते हैं एक चीज़ हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट वी हैव कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी सबस्ट्रेट, देन हमारे पास फैट्स होते हैं एंड देन प्रोटीन्स होता है। सीक्वेंस हम ये जानते हैं, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, नॉट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। सी, ऐसा बोलना गलत है कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पहले होता है, ऐसा गलत है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहले प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा इसमें कार्बोहाइड्रेट की होती है प्रायोरिटी एनर्जी पर्पस के लिए। देन नहीं मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट उठाओ, नहीं फैट है, अगर स्टारवेशन आ गया, इतनी महामारी छा गई है, तो आप प्रोटीन भी डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। सो इतना डाइजेशन प्रोटीन तक बहुत दिक्कत है, एंड वो अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जो मुझे अभी नहीं देखना है। एनीवे, सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर दैट आपके पास ग्लूकोज लेवल गिर जाता है, ठीक है। अब ग्लूकोज लेवल गिरने पर आपका मेन इम्पॉर्टेंट जो आप जानते हो हार्मोन जो रिलीज़ होता है वो है ग्लूकागॉन, ठीक है। अगर आप फास्टिंग स्टेट में हो तो ग्लूकागॉन रिलीज़ होता है। हम जानते हैं सर्कुलेशन में कार्बोहाइड्रेट के जब लेवल ज़्यादा रहता है तो हमारे बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ होता है, सो दैट टिश्यूज उसको यूज़ कर लें एंड होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सके एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो सके एंड टिश्यू को भी अपना एनर्जी नीड पूरा हो जाए, ठीक है। दोनों चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। सेकेंडली ग्लूकागॉन जो होता है, जो ग्लूकागॉन होता है ये तब निकलता है, तब रिलीज़ होता है जब ग्लूकोज का लेवल सर्कुलेशन में बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और हार्मोन आता है जो जनरली स्टारवेशन, मतलब बहुत ज़्यादा आपने खाना नहीं खाया, बहुत देर से हो गया, बहुत टाइम से भूखे हो, तो आपको एक और हार्मोन निकलता है, वो नाम है एपिनेफ्रिन। सॉरी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई, बट एपिनेफ्रिन निकलता है, एपिनेफ्रिन निकलता है। ये दोनों क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैं ग्लूकागॉन को मैं ये स्ट्रक्चर से, मतलब ये कलर से डिनोट कर रहा हूँ, एंड एपिनेफ्रिन को मैं इस कलर से डिनोट कर रहा हूँ,
इस कलर से, ठीक है, एपिनेफ्रिन के लिए कलर है। सो अभी मुझे देखना है कि ये एग्जैक्टली करते क्या है, ठीक है। जब सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल कम है तो आपका क्रेब्स साइकिल नहीं चलेगा और अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चलेगा और अल्टीमेटली आपका एनर्जी नहीं बनेगा। तो ऑल्टरनेटिव सोर्स क्या है आपका, मुझे ऑल्टरनेटिव सोर्स चेक करना है, ऑल्टरनेटिव पाथ मुझे चेक करना है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। ऑल्टरनेटिव पाथवे में होता क्या है, ऑल्टरनेटिव पाथवे में होता क्या है, सिंपली मैं बता रहा हूँ। ऑल्टरनेटिव पाथवे में होता क्या है कि आपके पास ये मान लो एडिपोसाइट है, ठीक है। एडिपोसाइट में क्या होता है, यहाँ पर आपके पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर है, 7 पास रिसेप्टर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पास रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। सो आपके देखो दो होंगे, एक एपिनेफ्रिन के लिए जुड़ेगा, मान लेते हैं एपिनेफ्रिन के लिए है, ठीक है। इसी तरीके का एक और सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है जो बेसिकली किसके लिए जुड़ेगा, वो जुड़ेगा किसके लिए जुड़ेगा, वो ग्लूकागॉन के लिए होगा, ठीक है। एक ही नहीं होगा, दोनों के लिए अलग अलग होंगे। मैं यहाँ एक ही शो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है अभी, ठीक है, अदरवाइज़ एक नहीं होता है। तो ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर मैसेजिंग करता है, जिसके वजह से मतलब क्या होता है, एक सिग्नल पहुँचाएगा। मतलब क्या कर रहा है, ये सिंपली आपको जैसे ये जुड़ता है ना, तो जुड़ेगा अंदर, सेल के अंदर एक इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अच्छा, मैं ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैं ये सब चीज़ें क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि बेटा ऑक्सीडेशन क्या होता है और वो बेटा ऑक्सीडेशन कब होता है और क्यों हो रहा है बेटा ऑक्सीडेशन। भाई हमारे पास ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो हम फैट्स की ज़रूरत क्या है ऑक्सीडाइज करने के लिए, उनका ऑक्सीडेशन की मुझे ज़रूरत क्या है। इसीलिए मुझे यहाँ बताना है डैट आपका जब स्टारवेशन होता है, जब आप प्रोलॉन्ग फास्टिंग स्टेट में होते हो, आपने बहुत टाइम से कुछ खाना नहीं खाया है, आपके पास ग्लूकोज लेवल कम है, तो बॉडी का एनर्जी रिक्वायरमेंट, एनर्जी नीड को पूरा कौन करता है, तो स्टोर्ड जो भी फैट है वो पूरा करता है। तो इसके लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो जैसे इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होता है, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग होगा तो यहाँ पर हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज एक्टिवेट होगा। ये एंजाइम क्या करता है, ये एंजाइम मेनली क्या करता है, आपके पास ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, मैंने बताया था ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, देखो कहाँ गया मेरा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ये मेरा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल किधर गया, ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, ठीक है। ये ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में मैंने क्या बताया था कि आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, कौन सा बॉन्ड तोड़ना है आपको ये बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड तोड़ना है और ये बॉन्ड तोड़ना है, बराबर। आप अगर ये 3 बॉन्ड तोड़ लेते हो तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के होंगे और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होगा, मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। सो ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करता है, ये इन्हीं रेड कलर्ड जो मैंने शो किया ना बॉन्ड्स तोड़ना है, तो ये वही बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। कौन, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। किधर गया मेरा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, ये रहा मेरा हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये क्या कर रहा है, अल्टीमेटली ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल को किस में तोड़ेगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड में तोड़ेगा। 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड का। अगर मैं 1 मॉलिक्यूल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। 3 इनमें जोड़ तोड़ने के बाद ग्लिसरॉल, ये दोनों निकल जाते हैं सर्कुलेशन में, ये दोनों कहाँ जाते हैं, अभी सर्कुलेशन में आ जाता है, ठीक है, बाहर आ गया। अभी बाहर जैसे ही आता है, अब इसका क्या होता है, ये आएगा अभी अंदर जाएगा लिवर के अंदर, कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, लिवर के अंदर आ गया। लिवर के अंदर जब ये आते हैं ये स्ट्रक्चर्स, कौन से स्ट्रक्चर्स, सी लिवर के अंदर ही आ रहा है, ठीक है, लिवर के अंदर ही घुसा। अब लिवर के अंदर आने के बाद ग्लिसरॉल का कुछ और ही फंडा चलेगा। ग्लिसरॉल का फंडा पता है क्या चलता है, देखो मेरे अभी डिस्कशन से बाहर है, मेरे काम का नहीं है ग्लिसरॉल, पर भी मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि जो ग्लिसरॉल होगा ना, आप जानते हो एक स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस में, एक स्टेप होता है जब 3 पागल बनते हैं, ठीक है, और 3 पागल और ये आप 3 पागल आपका ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है फिर DHAP, राइट। तो इस जगह में मुझे ये ग्लिसरॉल यूज़ होता है, ठीक है। खैर मुझे इसमें ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, पर फालतू का सेशन बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली मुझे ये बताना है दैट ग्लिसरॉल का यहाँ काम आता है। अब बचा फैटी एसिड्स का। फैटी एसिड्स का काम कहाँ आता है, तो आंसर है फैटी एसिड्स अंदर आते हैं लिवर के अंदर। लिवर के अंदर आने के बाद उनका क्या होता है,
फॉर एग्जांपल ये मेरे फैटी एसिड मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये मेरे फैटी एसिड मॉलिक्यूल है। अब क्या होता है, फैटी एसिड मॉलिक्यूल जैसे अंदर आता है ना, इसको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी होता है। इसको थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंस दो। इम्पोर्टेंस कैसे देना पड़ता है, एक छोटा सा असाइल ग्रुप लगाना पड़ेगा यहाँ पर। असाइल ग्रुप जैसे आप बोलते हैं ना, जैसे फैटी एसिड एक छोटा सा एक भिखारी आदमी है, ठीक है। एंड असाइल ग्रुप क्या है, सॉरी असाइल ग्रुप नहीं, कोएंजाइम जो है, जो स्टार जैसे बनाया मैंने वाइट कलर से, ये क्या है, एक उसके पास नेकलेस है, ठीक है। उसके पास एक डायमंड है, रिंग है, या एक कोई भी नेकलेस है, कोई भी ज्वेलरी है, ठीक है। एंड उसकी वजह से उसका थोड़ा वट पड़ गया कि हाँ भाई ये भी कोई हो सकता है कि यार ये भी कोई बड़ा आदमी होगा, कोई बड़ा आदमी है, ठीक है। ये हो गया। सो अभी होता क्या है, अब जैसे ही आया तो ये इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। तो बीटा ऑक्सीडेशन में सबसे पहला स्टेप मेरा हुआ एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। दूसरा क्या होता है, जब ये एक्टिवेशन हुआ ना, तो फैटी एसिड को मैंने क्या बोला था पहले ही, फैटी एसिड को हम असाइल भी वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि इसके साथ कोए जुड़ गया है, तो इसको मैं बोलूँगा फैटी असाइल कोए, ठीक है, बराबर। अब फैटी असाइल कोए का क्या होता है, फैटी असाइल कोए अल्टीमेटली अब आगे जाएगा, अभी आगे जाएगा, ये क्या करेगा इसके साथ, इसको अब जाना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या है मेरा, ये मेरा माइटोकॉन्ड्रिया है, जहाँ पर मेन बीटा ऑक्सीडेशन चलने वाला है, ठीक है। सो उसके लिए पहले आप तैयारी कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर आप उसको एलिजिबल बना रहे हो, ठीक है। सो आप अंदर जाना है, अंदर जाने के लिए आपके पास परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते हो। कौन अंदर नहीं जा सकता है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल अंदर नहीं जा सकता है। तो इसको अंदर जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम काम आता है, वो सिस्टम का नाम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिस्टम का नाम है, सिस्टम का नाम है कार्निटिन शटल। देखते हैं क्या है, मैं उसको डिटेल में लूँगा, बट कार्निटिन शटल है, ठीक है। कार्निटिन शटल में आने के बाद फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और अल्टीमेटली ये होगा इसका बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। वो फाइनली आ गया, हम अचीव कर गए। तो यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होगा, एंड बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड होने के बाद अल्टीमेटली यहाँ से एनर्जी बनेगा। एनर्जी बनेगा किस फॉर्म में, NADH, FADH, है ना, FADH2 बोलना बेटर ज़्यादा है, ठीक है। FADH2 जगह नहीं था, मैंने उसे लिख दिया था, NADH FADH, और ये इस फॉर्म में जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे जाएगा, एंड वहाँ से आपको क्या देगा, वहाँ से आपको अल्टीमेटली ATP जनरेट करके देगा, बराबर बराबर। सो हेयर आई एम क्लोजिंग दिस पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम एग्जैक्ट स्टेप्स देखेंगे एंड एग्जैक्ट वे में हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली कैसे होने वाला है, कौन सा एंजाइम काम आएगा, कैसे हम उसको याद रखेंगे, कौन सा को एंजाइम डिपेंडेंट रिएक्शन है, कौन सा नहीं है, कहाँ एनर्जी बनेगा, कहाँ एनर्जी नहीं बनेगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक माई वीडियो। सी मैं काफ़ी एफर्ट डाल सकता हूँ, मैं और एफर्ट डाल सकता हूँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आप लोगों का अगर रिस्पॉन्सेस अच्छे होंगे तो डेफिनेटली मैं और अच्छे और ईजी ट्रिक्स के साथ और ईजी निमोनिक्स के साथ मैं वीडियोस और शेयर करता रहूँगा, ठीक है।